बहुत ज़्यादा सर्दी है। चलो आ जाओ जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आदर्श। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल जाते जाते मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई थी, है ना। मैंने जाते जाते प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया था। निधि, मनीष, गुड इवनिंग, नमस्ते। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ और है, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे और फिर हम ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली हमें क्या बताता है, देखो। मान लो एक वेक्टर ये है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर है। इस वेक्टर को मान लो, सपोज मैंने बोल दिया ये बी वेक्टर है, ठीक है। गुड इवनिंग। और ये वेक्टर मान लो तुम्हारा ए वेक्टर है, नहीं ले लो बस, ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर एकदम सर के ऊपर परपेंडिकुलरली सूरज है, सन है, ये लाइट का कोई सोर्स है। लाइट भी हो सकती है, कुछ भी लगा लो। यहाँ पे तुम्हारी लाइट है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि जो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर के ऊपर कैसी दिखेगी, मतलब कितनी लंबी होगी। ए वेक्टर की जो परछाई है वो बी वेक्टर के ऊपर क्या बनेगी, पहले तो यही बात है। अगर ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे देखेंगे तो क्या ये वाली परछाई नहीं बनेगी, बताओ। ए वेक्टर की परछाई अगर बी वेक्टर पे देखोगे तो वो परछाई मुझे ये दिखेगी, है ना। रेनू, दुष्यंत, गुड इवनिंग। ये हमें परछाई दिखेगी। अब ये जो परछाई दिखी, इस परछाई की लेंथ निकालनी है मुझे। इस परछाई की क्या निकालनी है, मेरे को लेंथ निकालनी है। और ये परछाई जो है, इसी परछाई का मुझे वेक्टर भी बनाना है। तो दो चीजें करनी है मुझे, इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है और इस परछाई का जो वेक्टर बनेगा मुझे वो वेक्टर भी बनाना है। ये बात समझ आ रही है। नहीं भाई, हाफ ऑफ बी वेक्टर कुछ भी रितु, हाफ ऑफ बी वेक्टर नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, अब देखो। तो मैंने क्या किया। अच्छा, पहली बात तो ये परछाई बात है। मैथमेटिक्स के अंदर ये शेडो या परछाई वर्ड यूज नहीं होता है। इसकी जगह क्या यूज होता है, इसकी जगह यूज होता है प्रोजेक्शन वर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, ए की परछाई बी पे नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन दो तरीके से निकल सकती है सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। मैं बता रहा हूं ना, एक तो इस परछाई की लेंथ। अगर इस परछाई की लेंथ लेंथ निकाल रहे हो बस, यानी कि परछाई का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन। और अगर इस वेक्टर, इस शेडो का तुम वेक्टर बना रहे हो, अगर इसका तुम क्या बना रहे हो, वेक्टर बना रहे हो। सर जो कल पोस्ट बताई थी 1108 टीजीटी मैथ्स की थी क्या, सिर्फ ये इतनी 1108, सच में 1108 टीजीटी मैथ्स की पोस्ट थी, उतनी ही एडवर्टाइज होंगी। वाह यार, फिर तो सिलेक्शन पक्का है। पिछली बार तो 300 सीट खाली गई थी। बस अपनी कट ऑफ क्लियर कर लेना दोनों सेक्शंस की। अगर 1108 पोस्ट एडवर्टाइज हो गई ना, तो फिर तो जो बंदा पार्ट ए और पार्ट बी की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेगा वो उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार समस्या ये थी, 300 सीट खाली गई थी। पिछली बार तो 900 समथिंग की सीट थी, बस उसमें ही 300 सीट खाली चली गई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ही है, 1108 सिर्फ और सिर्फ टीजीटी मैथ्स की पोस्ट अगर एडवर्टाइज हो गई, तो फिर तो ये मान लो कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। अगर तुम्हें इस शेडो की सिर्फ लेंथ लेंथ निकालनी है तो हम बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। और अगर इस शेडो का तुम्हें वेक्टर भी बनाना है तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी। तो हम ये दो चीजें निकालना चाहते हैं, कैसे करेंगे अब ये देखो। मान लो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इनके बीच में एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है, ठीक है। मुझे मान लो ये ओ है, ये ओ तो मत मानो, ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। मुझे क्या पता है, मुझे पता है ए की लेंथ। मुझे क्या पता है, ए की लेंथ पता है बस, और तो कुछ नहीं पता। ए की लेंथ पता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई एक मेरी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं ए की लेंथ की हेल्प से क्या ये निकाल सकता हूँ, ए सी। क्या मैं ए की लेंथ से ए सी वेक्टर, ए सी की लेंथ निकाल सकता हूँ। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूंगा कि ये ए सी कितना आएगा, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए सी कितना आएगा, तो ये एंगल पर अगर मैं देखूं ए सी अपॉन में, ऐसे लिख लो, ए सी अपॉन में ए बी क्या होगा। ए सी अपॉन में अगर ए बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए सी तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया तुम्हारा कोस थीटा। ये चीज कितनी निकलेगी, कोस थीटा। और ए बी कितना है तुम्हारा, ए बी है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जितना भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा ए बी है, और वो क्या दिया हुआ है तुम्हें, कोस थीटा। तो यहाँ से जो हमारा ए सी आएगा वो एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा आएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा आएगा। ये हमारा ए सी आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया। पर ए सी को अब इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, है ना। ये हमारा वैसे तो बस हो गया ए सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, क्या ए सी को मैं क्या लिख दूं, ए का ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या कोई समस्या होगी, बताओ।
वैसे तो यही होगा, वैसे तो यही होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। पर क्या होगा, कई बार तुम्हें वो थीटा एंगल नहीं देगा, समस्या ये हो जाएगी कि वो तुम्हें थीटा एंगल नहीं देगा। तो हम फिर डॉट प्रोडक्ट का यूज करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसको ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्योंकि ये क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। बी के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा ही आ रहा है। बेसिकली हम कोस थीटा से डॉट प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, बात इतनी सी है। या तो तुम यहाँ पे कोस थीटा को रिप्लेस कर दो इनके इसके डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है, कोस थीटा को रिप्लेस कर दो डॉट प्रोडक्ट से। तो हम कोस थीटा की जगह अगर मैं क्या लिख दूं, कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होता है, ए डॉट बी। कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। तो ए के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, वही आएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेना है, ठीक है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन है उसको नीचे लेना है। सिमिलरली अगर तुम क्या निकाल रहे हो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, बाद में नेक्स्ट पेज, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे सिमिलरली देखनी है तो वो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए पहली चीज। तो अगर मुझे इसी चीज का क्या बना देना है, वेक्टर बना देना। वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, हमें अगर कोई लेंथ पता है तो हमें उस लेंथ की डायरेक्शन और पता करनी है। मुझे क्या करना है, उस लेंथ की डायरेक्शन अगर मुझे और मिल जाए तो मैं वेक्टर बना देता हूं, मैग्नीट्यूड तो पता ही होता है। तो अब डायरेक्शन कैसे मिलती है, डायरेक्शन मिलती है यूनिट वेक्टर से। तो ये जो शेडो है ये किस वेक्टर के अलोंग है, ये बी वेक्टर के अलोंग है। ये जो तुम्हें शेडो दिख रही है, ये शेडो किस वेक्टर के अलोंग दिख रही है, बी वेक्टर के अलोंग दिख रही है। तो अगर मैं बी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बना लूं, बी वेक्टर के अलोंग में क्या बना लूं, एक यूनिट वेक्टर बना लूं, तो इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। बी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, बी कैप, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बनेगा, ये यूनिट वेक्टर बनेगा। अब ये तो शेडो की लेंथ है, ये तो क्या है, तुम्हारी शेडो की लेंथ है, और ये उसकी डायरेक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास फिर इसके बाद क्या बन जाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो उस केस में क्या करेंगे हम, स्केलर प्रोजेक्शन कितना है, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या करा देना है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया, ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा स्केलर हो गया। इस स्केलर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देना, ये डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ये मान लो 2 है और इधर बी है, इस तरीके का कुछ नंबर आएगा। तो ये हमारी वेक्टर प्रोजेक्शन बन गई ए की बी के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का वेक्टर प्रोजेक्शन अगर ए के ऊपर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए डॉट बी अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हें कह दिया, फाइंड द स्केलर एंड, एक ही लाइन में लिखना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, एक ही कमेंट में दोनों आंसर लिखना, ए ऑफ ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप ऑन बी वेक्टर माइनस के कैप प्लस 2 कैप। बताओ, इसको कर लो तो 2 आई कैप, बोलो। बोलो जल्दी, शाबाश। नितेश का सही है, मोनी थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है मैग्नीट्यूड की, मॉडुलस की। दोनों को एक ही कमेंट में लिखो, वेक्टर भी निकालना है ना, वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालना है। आदर्श मैग्नीट्यूड सही है, चलो। तो क्या आएगी, स्केलर प्रोजेक्शन क्या आएगी, स्केलर प्रोजेक्शन में ए डॉट बी कर देना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और जे कैप का जे कैप, वहां पे जे कैप है नहीं तो जे कैप वाला 0 अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड आई कैप का स्क्वायर 4, बी कैप का 1, तो 2/√5, ये हमारा स्केलर प्रोजेक्शन। अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करूं तो इसी 2/√5 को हमें क्या कर देना है, बी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके अलोंग क्या कर देना है,
2 आई कैप माइनस के कैप और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड √5 आएगा। हाँ बिल्कुल टीना सही है। तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ये 2 आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर प्रोजेक्शन आ गया 4/5 माइनस 2/5 के। ठीक है, ऐसे करना है अर्थ। चलो नेक्स्ट, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, किसकी बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को देखते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली में रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या होता है, एक्चुअली में ए क्रॉस बी एक वेक्टर बनता है। अब इसके पास भी दो चीजें होंगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी डायरेक्शन होगी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब ये तो सारा स्केलर ही है, ये तो सारा स्केलर है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, एन कैप लिख देते हैं। वो हो जाएगा नीचे, वो वर्क डन में तो कुछ नहीं है, F.dr है, वो अलग चीज है, वो हमारा वेक्टर कैलकुलस में आ जाएगा। ठीक है, वो वेक्टर कैलकुलस में कर। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू में एन कैप। तो ये वाला पार्ट तो मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये वाला डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो अब होगा कैसे, सबसे पहली बात तो इसकी डायरेक्शन होती क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती क्या है, तो क्या कहता है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है ना, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी जो भी होगा ना, वो ए क्रॉस बी, ए और बी का जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर की डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर दो वेक्टर बना दिए। ठीक है, इसके ऊपर जो दो वेक्टर बनेंगे तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, समझ रहे हो, तो ए क्रॉस बी ऊपर या नीचे होगा। ये प्रूविंग हमारे उस कोर्स से बाहर है। ठीक है आदर्श, तो अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। भैया गुड इवनिंग, दो ऑप्शन हो गए ना डायरेक्शन के भी। भाई मान लो इस बोर्ड के ऊपर मैंने दो वेक्टर बना दिए, इस बोर्ड के ऊपर मान लो एक वेक्टर तो मैंने ये ए बना दिया और ये वेक्टर मान लो मैंने बी बना दिया। अब इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है, तो मुझे क्या पता कि, मेरे को ये तो पता है ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर बनेगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बनेगा, पर वो उधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा, तो पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। सॉरी, हम किसको यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो थंब होगा ना, वो हमारा ए क्रॉस बी को क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि मान लो तुम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी मिलेगी, देखो मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम आना है, बी क्रॉस ए का भी सेम आना है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, यही होगा मैग्नीट्यूड तो दोनों का, बट डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। तो अगर ए से बी तक तुम्हें आना है तो तुम क्या करो, अपने थंब को यूज करो और उससे आओ। तो ए से बी तक कैसे आओगे, ए से बी तक मैं ऐसे आऊंगा, ए से बी तक मैं ऐसे आऊंगा, तो मेरा थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोर्ड से अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो मेरी किधर हो जाएगी, बोर्ड के अंदर हो जाएगी। और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए पे तुम कैसे आओगे, ऐसे चल के आओगे बी क्रॉस ए पे, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इससे बाहर हो जाएगी, बोर्ड से बाहर। यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है और बी क्रॉस ए की बाहर की तरफ है, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, बट इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो यहीं से एक बात पता लगती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ए क्रॉस बी हमेशा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, तो ये हमारी एक तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई। तो अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी यही हो गई कि ए क्रॉस बी जो है ना माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा देंगे, अगर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा दोगे, गुड इवनिंग रिया, तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में ए का मैग्नीट्यूड और साइन जीरो हो जाएगा। एक वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, जीरो, तो ये जीरो आ गया इंटू में एन कैप, है ना। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, जीरो वेक्टर बनेगा। एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर खुद के साथ ही करा दिया जाता है तो जीरो वेक्टर आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसी से हमने कुछ प्रॉपर्टीज बना दी। तो सिमिलरली अगर मैं आई क्रॉस आई कैप निकालूंगा, जे क्रॉस जे कैप निकालूंगा और के क्रॉस के कैप अगर मैं निकालूंगा तो ये सारे कितने आएंगे, जीरो आएंगे। ठीक है, सारे कितने आएंगे, जीरो आएंगे। अब अगर आई क्रॉस जे कैप निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई से जे की तरफ आएंगे, है ना, ऐसे प्लेन बना के राइट हैंड थंब रूल लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो तीसरा है आई और जे में है तो के कैप में आंसर आएगा, या तो प्लस का के कैप आएगा या माइनस का के कैप आएगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे थंब रूल पे। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए हमने एक वो सर्कल वाला नियम बनाया हुआ है, तुमने देखा होगा, हमने एक वो सर्कल वाला रूल बनाया हुआ है कि यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं क्या, आई कैप को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जे कैप को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं के कैप को। ठीक है, तो अगर
क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। तो आई से अगर तुम जे पे आ रहे हो, आई डॉट जे, आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस जे कैप, थर्ड क्या बचा, के कैप, और वो प्लस का लेना है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, प्लस का के कैप हो जाएगा पहला। अब या तो इस वाले रूल से लिख लो या जे से आई कैप पे आ जाओ। तो अगर जे कैप क्रॉस आई कैप निकालोगे तो माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर जे क्रॉस के कैप निकालोगे तो जे से के पे आओगे तो क्लॉकवाइज चल के आए तो आई कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। फिर अगर के क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तुम्हारा जे कैप हो जाएगा। और अगर तुम आई कैप क्रॉस के कैप निकालोगे तो माइनस का जे कैप हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आ गई। फिर इसी से हमने क्या किया, इसी का यूज करके एक एनालिटिक फॉर्म बना दी इसकी भी। क्रॉस प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन कैसे होगी, कहता है अगर ए वेक्टर क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एक्स, x1 आई कैप, x2 जे कैप, x3 के कैप, और अगर तुम्हारा बी वेक्टर दिया हुआ है क्या, y1 आई कैप, y2 जे कैप और y3 के कैप, ये दिया हुआ है। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कहता है एक डिटर्मिनेंट से निकाल लो। वैसे ही किया हमने, डायरेक्ट किया, पर वो लेंथी पड़ रहा था तो उसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म दे दी। कहता है फर्स्ट रो के अंदर आई, आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, यहाँ पे x1 x2 x3 लिख लो, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 लिख लो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। आई कैप के अंदर उसका कोफैक्टर आ जाएगा, के कैप के साथ उसका कोफैक्टर और के कैप के साथ उसका कोफैक्टर। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो फिफ्थ वाले में कहता है कि अगर ए क्रॉस बी क्या है, जीरो वेक्टर है। अगर ए क्रॉस बी का क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। देखो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, ए क्रॉस बी जीरो के, तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी फिर जीरो आएगा, है ना। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। अब एन कैप का मैग्नीट्यूड तो वन होता है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब तीन स्केलर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो आइदर ए वेक्टर जीरो और बी वेक्टर जीरो और साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर सॉरी बी वेक्टर जीरो, तो अगर ए वेक्टर जीरो है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि या तो ए वेक्टर जीरो हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा, या फिर बी वेक्टर जीरो हो जाएगा तुम्हारा, और या फिर थीटा जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल हो जाएंगे, जैसे कल हमने परपेंडिकुलर कहा था। तो दो वेक्टर्स अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर बन रहा है तो या तो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है, या फिर वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं और क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर आ रहा है तो डेफिनेटली दोस टू वेक्टर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी पैरेलल, सॉरी, है ना। वो दोनों वेक्टर्स पक्का पक्का क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सिक्स्थ, सिक्स्थ में क्या कहता है, अगर हमें एंगल साइन की टर्म्स में चाहिए, अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो किस फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा को इवेल्युएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा। सर लास्ट लाइन थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्या हो गया, क्या लिख दिया, ए वेक्टर, अच्छा सॉरी सॉरी, और वाला जीरो उसमें फिट कर दिया मैंने, और वाला जीरो मैंने यहाँ फिट कर दिया, इधर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अभी ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट सेवंथ, सेवंथ हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कहता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और अगर उसके अंदर ए डॉट बी का स्क्वायर जोड़ दो, ए डॉट बी तो पहले से ही स्केलर होता है, ए डॉट बी तो पहले से ही स्केलर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लेने का कोई तुक नहीं बनता है। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर अगर करोगे तो ये कितना आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी के मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। बस मेरे ख्याल से और तो कुछ प्रॉपर्टीज बचती नहीं इसकी। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, तीन चीजें बता देता है। पहली बात क्या बताता है, पहली बात क्या बताता है, ये बताता है कि इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बता देता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose एडजेसेंट साइड्स आर, इस बात पे ध्यान देना, एडजेसेंट साइड्स पे,
कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड्स तुम्हें दी हुई है तो एरिया कितना होगा, क्या लिख दिया मैंने, मेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सर क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए, मैंने क्या लिख दिया, कहाँ पे, डॉट एंड प्रोडक्ट 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 लिख दिया, सॉरी, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमारी क्लास तक पहुंचते पहुंचते मेरा पूरा बेजा खाली हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट, और 11वीं 12वीं का पढ़ा पढ़ा के तो ना भाई सच में मेरा हालत इतनी यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक बस पूछो मत। 11वीं 12वीं का तो पढ़ा पढ़ा के मेरा ना सर फट जाए। टीजीटी पीजीटी का बैच मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि नई चीज़ें मैं भी पढ़ लूँ। 11वीं 12वीं का पढ़ा पढ़ा के अब ये चीज़ मैंने शायद आज तक अगर मैं सोचूँ तो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा दी होगी ये बात, एक बार तो दिमाग का दही हो जाता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करो और उसको 2 से डिवाइड करो। टीचिंग लाइन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, टीचिंग लाइन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि शुरू में तो बड़ा मजा आता है, नहीं शुरू में थोड़ा सा चैलेंज फील होता है कि यार कैसे पढ़ाऊँ, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से तरीका देखूँ समझाने का। तो फिर जब वो उसको वो होने लग जाता है तो उसको इनिशियली मजा आने लग जाता है, अरे वाह मेरे को भी चीज़ें आ रही हैं, पढ़ा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मजा आ रहा है। ये शुरू के 1-2 साल की बात ये है, बड़ा मजा आता है। फिर क्या होता है, हमें चीज़ें आ जाती हैं, हमें याद हो जाती हैं, हमें पता लग जाता है कि क्या है कैसे है। फिर अगले 1-2 साल जो है ना उसमें बड़ा मजा आता है, यूँ लगेगा वाह यार मेरे को सब आता है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा कंफर्टेबल है, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, बस फ्री के पैसे मिल रहे हैं, कुछ नई चीज़ करनी नहीं पड़ रही, अपने सारे दिन मौज करो, जाओ पढ़ाओ आओ, जाओ पढ़ाओ आओ। फिर उसके बाद ये लगता है कि भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, अब ये तो जिंदगी भर करना पड़ सकता है। तो फिर वो चीज़ जब रिपीटेटिव 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 होती जाती है तो बड़ा सर दर्द खराब होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तुम्हें हर बार ऐसे पढ़ाना है जैसे कि तुम सामने ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हो कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हो कि सामने वाला जो पढ़ रहा है बच्चा, अगर उसको ऐसा लग गया कि भाई ये तो ऐसे पढ़ा रहा है जैसे ये तो बोर हो चुका है, तो फिर तुम खराब टीचर हो जाओगे और हो भी जाओगे। सच भी बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब भी पढ़ाओ तो सामने वाला जो लिसनर है उसको ये सोच के पढ़ाओ कि ये पहली बार पढ़ रहा है, और तुम भी ऐसे पढ़ाओ कि तुम पहली बार पढ़ा रहे हो। जितना इस चीज़ के क्लोज जा पाओगे हर बार, उतने ही तुम बढ़िया टीचर माने जाओगे। जितना तुम्हारी बातों में बोरियत महसूस होने लग जाएगी, जितना तुम्हारी बातों में ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई ये तो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो फिर सामने वाला भी बोर हो जाता है। एक चीज़ ये अच्छी है और बुरी भी कह लो कि मैथमेटिक्स के अंदर करने का काम रहता है, तो जो बच्चे होते हैं ना उनका माइंड सेट होता है कि भाई हमें यहाँ पे सवाल ही करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है टीचर से कि मजाक करेगा, ये करेगा, कहानियाँ सुनाएगा, चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करेगा, तो उतनी उससे हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। बट स्टिल मैथमेटिक्स भी बोरिंग हो जाता है, कई बार अगर देखते हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और छोटी क्लासेस में तो और भी बड़ा सर दर्द हो जाता है भाई, सर फोड़ने वाली हालत आ जाती है कि इसको समझ नहीं आ रहा, वो छोटे बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, उसको उसी तरीके से समझाओ। अब जो अगर शुरू से पढ़ा के आया है ना छोटी क्लासेस में, मान लो किसी ने 7th 8th 9th 10th पढ़ाई है, तो उसको 11वीं 12वीं में इतनी समस्या नहीं होती। अब मैं अगर पर्टिकुलरली मेरा एग्जांपल देखूं, अब मैंने शुरू से ही शुरुआत ही मैंने तो 11th 12th को पढ़ाने से की थी। अब अगर कोई छोटा बच्चा मेरे को मिल जाता है ना, मेरे को डर लगता है, सच बता रहा हूँ, मतलब ईमानदारी से मैं दूर भागता हूँ भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को बड़ा सर दर्द महसूस होता है। मैं छोटे बच्चों से तो मेरे को बहुत डर लगता है कि हाँ भाई अगर ऊपर का है तो मैं फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट जागता है कि खुद पढ़ के पढ़ा लो। छोटी क्लासेस में पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, एनर्जी बहुत लगती है, मतलब उसमें एनर्जी लगती है उनको संभालने में, और 11वीं 12वीं में एनर्जी लगती है उनको पढ़ाने में। 11वीं 12वीं का वीओडी पड़ा है भाई, तुम्हारे को वीओडी सारा अवेलेबल है, प्रांजल देख तो लो यार, सारा पड़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, अगर एक ट्रायंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड दी हुई है ए और बी, तो उसका एरिया ऐसे निकलेगा, पहले ए क्रॉस बी करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसको हाफ से डिवाइड करा दो। हाँ। फिर अगर वो कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर तुम्हें निकालना है, हुज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, अगर पैरेललोग्राम का पूछा पूछा है जिसके एडजेसेंट साइड्स हैं ए एंड बी वेक्टर, तो वो कितना, उसका कितना आएगा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा इसमें, सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, तो ए क्रॉस बी करके सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। थर्ड में वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हुज डायगोनल्स आर गिवन, कई बार हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे देगा, डायगोनल्स क्या दे देंगे, ए एंड बी, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, उसमें फिर ट्रायंगल वाला लगा देना है। ये हमारा सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट सिमट गया है, ठीक है। चलो अब हमारे पास दो छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही, मैं एक बार सारी थ्योरी समेट देता हूँ, फिर इसके हम प्रीवियस ईयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। पता नहीं मंडे की छुट्टी हो सकती है शायद, कल मैं क्लास लूँगा नहीं, कल हमारी छुट्टी रहेगी, तो कल का ऑफ रहेगा। और मंडे को पता नहीं, अगर मंडे की ऐप की छुट्टी हुई, अगर ऑफिस ही बंद हुआ तो तुम्हारी छुट्टी होगी, नहीं तो हमारी क्लास मंडे को होगी, ठीक है, कल नहीं होगी। हाँ मतलब इसके बाद हम नए साल पे ही मिलेंगे। अब आता है हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमारा दो तरीके का होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है, दो तरीके का होता है, बेस्ड ऑन आउटपुट, ये थोड़ी सी आगे की थोड़ी सी चीज़ हो जाती है, बेस्ड ऑन आउटपुट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी अगर उसकी आउटपुट स्केलर है तो एक तरीके का होगा, और अगर उसकी आउटपुट एक वेक्टर है तो फिर वो अलग तरीके का होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, नहीं नहीं कोल्ड नहीं हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले हम देखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराएं और मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए, हाँ जाते जाते बोलेंगे, तो हमें क्या मिल जाए, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके अगर एक स्केलर मिल जाए तो फिर हम उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी कि देखो, अगर तुमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया तीसरे वेक्टर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या, ऐसे बड़े ब्रैकेट्स लगा के ए बी और सी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए बी सी जो है तुम्हारा, ये इसका मतलब यही है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो, जब हम इस बात आती है कि इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, अगर इसको इवैल्यूएट करने का एक तो ये तरीका है कि बी और सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कराओ और फिर जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट एक के साथ कराओ, एक तरीका तो यही है। बट एक तरीका हमारे पास और क्या है, ये देखो भाई, जब सिंपली बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं और बी वेक्टर और सी वेक्टर आ जाता है। तो वो कहता है यहाँ पे भी तुम्हें एक डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है, क्या, जिसकी पहली रो में तो लिखा जाएगा ए वेक्टर, दूसरी रो में लिखा जाएगा बी वेक्टर और सी तीसरी रो में लिखा जाएगा सी वेक्टर। तो ये जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, ये जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लो, ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो कहता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इन साइक्लिक ऑर्डर। ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर में सेम रहता है हमेशा, साइक्लिक ऑर्डर में क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि अगर तुम ए बी सी निकाल रहे हो और तुम इसको साइक्लिक ऑर्डर में आगे घुमाते जाओ, यानी कि तुमने एक एक को आगे उठा के फेंक दिया, यानी कि ए को पहुंचा दिया बी की जगह पे, ए को पहुंचा दिया बी की जगह पे, बी को पहुंचा दिया सी की जगह पे और सी को पहुंचा दिया ए की जगह पे, तो ये वैल्यू सेम मिलेगी तुम्हें, है ना। अगर तुम इसको और आगे घुमाओगे, बी वेक्टर यहाँ आ गया, सी वेक्टर यहाँ आ गया और ए वेक्टर यहाँ आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम मिलेगा। ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो तुमने यहाँ पे क्या निकाला था, एक डिटर्मिनेंट ही तो निकाला था जिसमें ए तो पहली रो में, बी दूसरी रो में और सी तीसरी रो में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक तरीके से तुमने क्या किया है, ए को बी से सॉरी ए को सी से इंटरचेंज कर दिया और सी को बी से इंटरचेंज कर दिया। पहले ए और सी को इंटरचेंज कर दिया और फिर बी और ए को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया। तो क्या हुआ, तुमने पहले ए को सी से इंटरचेंज किया, तो जब एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाता है। तो एक बार तो साइन नेगेटिव हुआ इनको इंटरचेंज करने से, और फिर एक बार तुमने इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, तो एक बार फिर साइन चेंज हो गया, तो फिर वो वापस वही आ गया, है ना। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये सेम होते हैं। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में से किन्हीं सिर्फ दो चीजों को इंटरचेंज किया है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। क्या कहेगा, इफ ओनली टू वेक्टर्स आर इंटरचेंज, if only two vectors are interchanged in ABC, in ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, अगर इसके अंदर सिर्फ दो ही वेक्टर को इंटरचेंज किया है देन ओनली साइन गेट्स चेंज, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट हमें देता क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट से मुझे मिलता क्या है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट मुझे दो चीजें बताता है, एक तो बताता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, एक तो बताता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और एक बताता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड यानी कि पैरेललोग्राम का 3D वर्जन, पैरेललोग्राम का 3D वर्जन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three adjacent vectors are given, whose three adjacent vectors a b c are given, जिसके तीन एडजेसेंट वेक्टर्स दे रखे हो, तो वो कितना होता है, सिंपली तुम्हारा उनका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। बाई चांस नेगेटिव आ रहा है तो उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, टेक मैग्नीट्यूड। तो एक तो ये चीज बताता है तुम्हें, ठीक है। सर सेकंड को मैथमेटिकल कैसे लिख सकते, मतलब मैं समझा नहीं, मैथमेटिकल तो यही कह सकते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इट साइन व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट फॉलोड। अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं होगा साइन चेंज होगा, बस साइन ही चेंज होगा, इसमें और कुछ खास नहीं होगा। डिटर्मिनेंट तो वही निकलना है, ऊपर नीचे रोज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बस साइन ही चेंज हो सकता है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, उसमें सब आ गए वैसे तो। एक और भी होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का अगर वॉल्यूम पूछा है हुज एडजेसेंट एजेस आर गिवन ए बी सी, कितना होगा उसका वॉल्यूम, 1/6 टाइम्स इनका ट्रिपल प्रोडक्ट। टेट्राहेड्रन क्या चीज होती है, तो जैसा प्रिज्म नहीं होता, एक एज तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ऐसा होता है टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो अगर इसके तीन एजेस गिवन है तुम्हें, मान लो ये तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है तुम्हारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज यही करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर इसकी थ्योरी पूरी हो जाएगी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है तुम्हारा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमारा तीनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? तीनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि ये वेक्टर आएगा। तो पहली चीज तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, फिर दूसरी बात अब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी ना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। तो सबसे पहले तो इसकी इवेल्युएशन कैसे होगी, देखो तो याद करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, जैसे भी याद करना चाहो। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो पहले अंदर से शुरू करता है। अंदर से शुरू करने मतलब पहले ए जो है वो सी के साथ अपना डॉट प्रोडक्ट कराएगा, अंदर वाले के साथ कराएगा। ठीक है, ए का डॉट प्रोडक्ट कराओगे सी के साथ, और फिर ये जो ए डॉट सी आएगा इसकी मल्टीप्लीकेशन करा देंगे बी के साथ, माइनस में फिर ए का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बी के साथ, और फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन करा देंगे सी के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। या फिर अगर मान लो पीछे लिखा हुआ है ऐसे बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसे लिखा हुआ है, अभी भी तुम्हें अंदर ही देखना है। ए जो है वो पहले बी के पास जाएगा, तो बी डॉट ए या ए डॉट बी जो भी लिखना चाहो, बी डॉट ए और फिर सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कराओगे, सी डॉट ए और फिर इनटू में बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये दिखता कैसा है, मतलब ये होगा कहाँ पे, ये इनका जो वेक्टर बनेगा। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, सिंपली देखो हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना भाई। जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। तो हमारा जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर मिलेगा ये ए के और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा। पहली चीज तो ये कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर मिलेगा ऐसे, बोलो हाँ या ना। और जो बी क्रॉस सी है वो खुद क्या है? बी क्रॉस सी की अगर खुद की बात करें तो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी है। बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी एंड सी के, बी एंड सी भाई। ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये ए के और बी क्रॉस सी के तो परपेंडिकुलर है दोनों के साथ, और बी क्रॉस सी जो खुद वेक्टर बन रहा है वो बी के और सी के साथ परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ कि बी की सी की और इस पूरे वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई कि नहीं हो गई? पहले तो ये बताओ भाई। एक परपेंडिकुलर और वो फिर से परपेंडिकुलर करोगे तो वापस उसके पास ही आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। मान लो ये तो तुम्हारा बी क्रॉस सी है, ये बी क्रॉस सी है, ठीक है। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये बी क्रॉस सी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आई? अब ये जो बी क्रॉस सी वेक्टर है ये खुद बी और सी के परपेंडिकुलर है। ये जो हाथ मेरा दिख रहा है ये खुद बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो फिर वो बी और सी के परपेंडिकुलर यही तो बनेगा, और क्या परपेंडिकुलर है? तो जो बी और सी वेक्टर है वो इसी के अलोंग हो गए, पेन के अलोंग। तो यानी कि बी और सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के पैरेलल होते हैं, हाँ है ना। बी तो परपेंडिकुलर ही है, सिंपल सा। तो क्या मैं कंबाइंडली इन बातों को ये लिख सकता हूं कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू ए, ये ए के तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एंड इज इन द प्लेन ऑफ, इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, और बी और सी वाले प्लेन में मिलेगा क्योंकि उन्हीं के अलोंग हो गया ये। ए बी 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 और सी भी इधर ही है और ए क्रॉस बी सी भी इधर ही है, तो इनके तो प्लेन में होगा बी और सी में, और ए के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारी क्या हो गई? ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शंस हो गई। क्लियर हो गई ये बात? बताओ हाँ है ना। ठीक है, एक ये चीज और देख लेते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स का रेसिप्रोकल और देखते हैं क्या होता है, छोटा सा टॉपिक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स के रेसिप्रोकल्स भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम वेक्टर्स के क्या करते हैं? रेसिप्रोकल्स भी डिफाइन करते हैं। कैसे? कहता है कि ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, सॉरी हाँ, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए का रेसिप्रोकल होगा बी क्रॉस सी अपॉन में ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर बनेगा इसको ए का रेसिप्रोकल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? ए का रेसिप्रोकल बोला जाएगा। सिमिलरली बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? सी क्रॉस ए, उसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट। और सी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी सी का ट्रिपल। ये वेक्टर्स के रेसिप्रोकल हो गए। ऐसा नहीं है उस वेक्टर का उल्टा कर दिया, बस नाम रेसिप्रोकल दिया है, पर ये प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल जैसी ही सेटिस्फाई करेगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये रेसिप्रोकल जैसी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्या कहता है कि अगर ए का डॉट प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल के साथ करा दो, ये वेक्टर है, ए का रेसिप्रोकल अगर उस ए का डॉट प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ करा दिया, सोचो इसके साथ ए डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी ही नीचे है, कट के बन आ जाएगा।
सिमिलरली इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करा दे तो बी डॉट सी क्रॉस ए वही नीचे कट जाएगा। तो सारे रेसिप्रोकल्स अगर एक वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो वो हमेशा 1 बनेगा। ठीक है, वो हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। दूसरा, अगर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी दूसरे के रेसिप्रोकल के साथ करा रहे हो, ठीक है, क्या करा रहे हो, उसके किसी दूसरे के, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दिया सी के रेसिप्रोकल के साथ, सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दिया ए के रेसिप्रोकल के साथ। तो देखो अगर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करा दोगे तो यहाँ पे बी, और एक चीज और बतानी मैं भूल गया यार, उसके अंदर एक चीज बतानी भूल गया मैं, स्केलर वाले के अंदर, चलो यहाँ जगह है ना, ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिख लो 5वीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है। ये 0 हो जाता है इफ एटलीस्ट 2 वेक्टर्स आर सेम या पैरेलल। अगर 2 वेक्टर सेम है इसके अंदर तो फिर ये पक्का 0 बनेगा। 2 वेक्टर अगर 0 है तो 2 वेक्टर अगर सेम है तो उसका मतलब ये है ना कि डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज सेम हो गई। मान लो डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज सेम हो गई तो फिर वो तो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 2 रोज सेम हो गई, अगर इन 3 में से 2 वेक्टर सेम हो गए तो वो पक्का 0 होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करा दे रहा हूँ, यहाँ पे बी डॉट हो जाएगा। तो अब इस ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो गए बी बी, तो फिर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फिर कितना बनेगा, 0 बनेगा। बस यही तरीका है। आदर्श साइंस क्या करेगी, यही है बस, है ना। और हाँ ये देख लो क्या कहता है कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, अगर तुमने ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया है तो उनके रेसिप्रोकल्स का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 2 आया है तो उनके रेसिप्रोकल्स का 1/2 आ जाएगा। फोर्थ, सेम चीज फॉलो कर जाएगी हमारे रेसिप्रोकल्स के लिए भी। हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्या होगा, बी का रेसिप्रोकल क्रॉस सी का रेसिप्रोकल अपॉन में रेसिप्रोकल्स का ट्रिपल प्रोडक्ट, अपॉन में रेसिप्रोकल्स का ट्रिपल प्रोडक्ट। बी वेक्टर क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी क्रॉस अपॉन में ए बी सी, ठीक है। और सिमिलरली सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए का रेसिप्रोकल क्रॉस बी का रेसिप्रोकल अपॉन में ए का रेसिप्रोकल बी का रेसिप्रोकल सी का रेसिप्रोकल, ठीक है। हालांकि ये इतना पूछता नहीं है पर इस बुक में भी दिया हुआ था अरिहंत वाली में, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो वेक्टर सब हमारे हो गए पूरे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, सर्दी है ज़्यादा, 1 घंटे का लेक्चर कर लो बस काफ़ी है ना। अब हम मिलेंगे शायद मंडे को, अगर मंडे की छुट्टी हुई तो ट्यूसडे को। तब तक अपना तुम बीओडी से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लेना। तो रेसिप्रोकल साइन भी लगा दीजिए 3 पॉइंट में। अरे हाँ ये नहीं लगाया, सॉरी, रेसिप्रोकल्स नहीं लगा, सॉरी सॉरी, हाँ रेसिप्रोकल्स लगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट और उनके रेसिप्रोकल्स का ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर गुना कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नए साल के अंदर, और मेरे को उम्मीद है कि नया साल जो है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी तुम्हारी मनपसंद की नौकरी लेके आए, सरकारी नौकरी जिसके लिए तुम एफर्ट्स कर रहे हो, और नया साल तुम्हारी खुशियाँ हो वो और मल्टीप्लाई कर दे। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है तो उसको खत्म करे, और तुम खुद ही करोगे, वैसे तो कोई किसी का नहीं करता है, पर मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वो चीज़ जल्द से जल्द तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, और जो तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा हो वो तुम्हारे लिए आ जाए। कई बार ऐसे कहते हैं ना कि भगवान से हम मांगते तो हैं पर भगवान देना हमें ज़्यादा चाहता है, पर हम मांग कम लेते हैं। तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा वो मिले तुम्हें, तुम्हारे मांगने की बात नहीं, जो तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा वो मिले, ठीक है। तो विश यू अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, सी यू इन द न्यू ईयर 2024, बाय, गुड नाइट।